हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल हम कर रहे थे जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई, पीओएस। पीओएस में हमने देखा सेक्शन 12 सर्विसेज के लिए, जहां पर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इन इंडिया में लोकेटेड हो। सप्लायर एलओआर और एलओएस दोनों इन इंडिया है। सर्विसेज के लिए सेक्शन 12 समझा था। इसमें कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे, वो करते हैं। कल हमने किया था पहले सेक्शन 12 सब सेक्शन 11 टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज अगर दी जा रही हैं फिक्स्ड लाइन सर्किट और डिश के थ्रू, तो जहां पर उसका इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ है वो पीओएस माना जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस है, मोबाइल जो है, मोबाइल की सर्विस पोस्ट पेड है, मोबाइल की सर्विस पोस्ट पेड या इंटरनेट सर्विस है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या देखेंगे? पीओएस क्या बनेगा? एलओआर, रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस। रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस हो सकता है, रेसिपिएंट की लोकेशन कुछ और हो, बिलिंग एड्रेस कुछ और हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो एलओएस हो जाएगा आपका पीओएस। फिर हमने समझा था पोस्ट पेड प्रीपेड मोबाइल के केस में क्या होगा। प्रीपेड सर्विस ले रहे हो मोबाइल की या इंटरनेट की या डीटीएच सर्विस ले रहे हो, अगर बीच में एजेंट है, एजेंट से आपने ये सर्विस ली है, तो उस सिचुएशन में मैंने बोला था न तो सप्लायर का लोकेशन काम आएगा न रेसिपिएंट का लोकेशन काम आएगा। पीओएस क्या बनेगा इस केस में? लोकेशन ऑफ एजेंट, एलओए। तो एड्रेस ऑफ सच सेलिंग एजेंट, सेलिंग एजेंट का एड्रेस मतलब एजेंट की लोकेशन बन जाएगी पीओएस, अगर एजेंट के थ्रू ये सर्विसेज दी जा रही है। तो शुरू में क्या पढ़ा? अगर फिक्स लाइन के थ्रू है तो जहां इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ। फिर हमने पढ़ा पोस्ट पेड मोबाइल है या इंटरनेट सर्विस है, पोस्ट पेड है मोबाइल या इंटरनेट सर्विस पोस्ट पेड है, तो रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एलओएस। और फिर हमने पढ़ा अगर प्रीपेड मोबाइल सर्विस है या इंटरनेट सर्विस है या डीटीएच है, अगर प्रीपेड है, अगर एजेंट के थ्रू दी जा रही है तो एजेंट का एड्रेस। लेकिन अगर वो मोबाइल कंपनी डायरेक्ट सब्सक्राइबर को सर्विस दे रही है, बीच में एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट सर्विस दी जा रही है, तो उस सिचुएशन में जहां पर प्रीपेड है ये, तो जहां पर प्रीपेमेंट रिसीव हुआ है या वो वाउचर या हम कहें मोबाइल सिम सेल हुई है, वो कहलाएगा आपका पीओएस। लेकिन अगर पेमेंट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, पेमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया गया है, तो सप्लायर के रिकॉर्ड के अंदर जो रेसिपिएंट की लोकेशन है एलओआर, वो माना जाएगा आपका पीओएस। ठीक है। और अदर केस में क्या? अदर केस में एक सिंपल सी बात है, एलओआर होगा, अगर एलओआर अवेलेबल नहीं है तो एलओएस हो जाएगा। ठीक है। तो सप्लायर के रिकॉर्ड में रेसिपिएंट का एड्रेस, ये हो गया आपका एलओआर, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो एलओएस। फिर हमने बात की थी कि अगर कोई लीस्ट सर्किट इंस्टॉल हुआ है इन मोर देन वन स्टेट, तो इसके लिए हमने कहा रूल 6 एप्लीकेबल होगा। रूल 6 क्या बोलता है? जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं उस लीस्ट सर्किट के अंदर, तो उसके लिए हमने एक बात समझी थी। बात क्या समझी थी? कि स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, बीच में कई इंटरमीडिएट पॉइंट हो सकते। ठीक है। और लीस्ट सर्किट की लाइन इस तरीके से, अब जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं
तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये 3 पॉइंट एक स्टेट में है और अगर ये बाकी के 2 पॉइंट दूसरे स्टेट में है, तो इस तरीके से स्टेट वाइज वैल्यू आप अपॉर्शनमेंट करोगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने देखा रूल 6 ऑफ IGST रूल्स। अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स करते हैं। आ जाइए चैप्टर के एंड में एग्जाम्पल्स। चैप्टर के एंड में एग्जाम्पल्स, पेज नंबर 176। मिस्टर अमन जो कि कोलकाता के हैं, इन्होंने लैंडलाइन फोन इंस्टॉल करवाया। कहाँ पर? अपने घर पर। किससे? फ्रॉम स्काई बेल लिमिटेड। ये कंपनी इससे लैंडलाइन फोन इंस्टॉल करवाया अपने घर के यहाँ घर पर। तो इस केस में POS क्या होगा? हमने कहा जहाँ पर इसका इक्विपमेंट इंस्टॉल होगा वो इनका POS माना जाएगा। तो घर पर इंस्टॉल हुआ इक्विपमेंट और घर कहाँ है? कोलकाता में, तो POS हो जाएगा इसका कोलकाता। दूसरा केस, मिस्टर बिमल मुंबई के हैं, इन्होंने DTH इंस्टॉल कराया अपने घर पर फ्रॉम RT कंपनी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? इस केस में भी डिश एंटीना इंस्टॉल होता है, तो जहाँ पर वो इंस्टॉल हुआ है, तो इंस्टॉल कहाँ हुआ है? मुंबई में, तो POS हो जाएगा मुंबई। फिर पॉइंट नंबर 3, मिस्टर दानिश मुंबई के हैं, इन्होंने पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन लिया है। पोस्ट पेड, पोस्ट पेड के केस में क्या होगा? POS रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस जो सप्लायर के रिकॉर्ड में है, जो सप्लायर के रिकॉर्ड में रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस है, वो माना जाएगा POS। तो इस केस में मुंबई है, POS मुंबई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, मिस्टर एल्विस न्यू दिल्ली, इन्होंने पोस्ट पेड बिल पे किया। पोस्ट पेड बिल था, पे किया ऑनलाइन फ्रॉम गोवा। ऑनलाइन फ्रॉम गोवा, हैं दिल्ली के, बिल ड्यू हो गया, तो इन्होंने गोवा में बैठे बैठे ऑनलाइन बिल का पेमेंट कर दिया। तो इस सिचुएशन में अगर पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है, तो हम सप्लायर के रिकॉर्ड में रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस देखते हैं। बिलिंग एड्रेस देखते हैं। अब बिलिंग एड्रेस कहाँ का दे रखा है? दिल्ली का दे रखा है। अब इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट तो गोवा में बैठकर किया, लेकिन सप्लायर के रिकॉर्ड में इनका बिलिंग एड्रेस दिल्ली का था, तो POS हो जाएगा दिल्ली। लेकिन अगर ये अवेलेबल ना हो, अगर अवेलेबल ना हो, सप्लायर के रिकॉर्ड में रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस अगर अवेलेबल ना हो, तो LOS हो जाएगा। आगे आप और इस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हो कि अगर ये बिलिंग एड्रेस अवेलेबल ना हो। लेकिन एक खास बात है, ये आगे कमेंट करने की जरूरत है भी या नहीं। मैं इस पर कमेंट आगे नहीं करूंगा कि बिलिंग एड्रेस अवेलेबल नहीं है। मैं इस बात का कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि पोस्ट पेड अगर बिल होगा तो बिलिंग एड्रेस तो होगा ही। पोस्ट पेड बिल है, ये तो ठीक है, इस महीने ये 1 महीने गोवा में थे जो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। बाकी इनकी सर्विस का नेचर क्या है? पोस्ट पेड, तो बिलिंग एड्रेस तो होगा ही। अब पेमेंट इन्होंने भले ही ऑनलाइन कर दिया, मैं ये कमेंट नहीं कर सकता कि सप्लायर के रिकॉर्ड में इनका बिलिंग एड्रेस होगा, नहीं होगा। पोस्ट पेड के केस में सप्लायर के रिकॉर्ड में इनका बिलिंग एड्रेस होगा ही। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में नहीं जाना। फिर मिस्टर सिद्धार्थ पुणे के, इन्होंने प्रीपेड कार्ड खरीदा एक सेलिंग एजेंट से। ठीक है, प्रीपेड कार्ड परचेस किया। प्रीपेड के केस में क्या हो जाता है? इन्होंने मोबाइल सिम खरीदी,
जहाँ पर इन्होंने मोबाइल सिम खरीदी। तो मोबाइल सिम इन्होंने कहाँ से खरीदी? सेलिंग एजेंट इन मुंबई। तो POS क्या हो जाएगा? मुंबई। फिर ये तो उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रीपेड सिम खरीदी। अब अगला पॉइंट है कि सिम तो प्रीपेड है लेकिन रिचार्ज कराया है। सिम पहले से खरीदी भी है लेकिन रिचार्ज कराया है। तो उसका एग्जाम्पल मिस्टर फ्रांसिस पुडुचेरी के, इन्होंने अपने मोबाइल सिम रिचार्ज कराया है ग्रोसरी शॉप इन चेन्नई। इस केस में क्या होगा? हाँ जी, नहीं, एजेंट है या नहीं है बताइए। क्या माने, ग्रोसरी शॉप वाले को एजेंट मान लें? ठीक है, तो इस सिचुएशन में सेलिंग एजेंट, इस केस में सेलिंग एजेंट का एड्रेस, सेलिंग एजेंट का एड्रेस क्या हुआ? चेन्नई। तो POS हो जाएगा चेन्नई। अब लीस्ट सर्किट की बात करते हैं। अगर मोर देन वन स्टेट में, मल्टीपल स्टेट्स में, तो मैंने बोला था जितने भी पॉइंट्स हैं, लेकिन वैल्यू का अलोकेशन आप स्टेट वाइज करोगे। मल्टीपल स्टेट्स में सर्विस दी जा रही है तो वैल्यू आप अलोकेट स्टेट वाइज करोगे। जितने भी स्टेट होंगे वैल्यू आप उनमें बाइफरकेट कर दोगे, अलोकेशन कर दोगे। तो इस पर करते हैं हम। इसमें मैंने बोला सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 लगेगा, रीड विथ रूल 6। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं। ट्रिनिटी लिमिटेड इंस्टॉल्स ए लीस्ड सर्किट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई ऑफिसेस ऑफ ए कंपनी सी। कंपनी सी है, उसके दिल्ली और मुंबई में ऑफिसेस हैं। सर्विस प्रोवाइड किसने की है? ट्रिनिटी लिमिटेड ने इंस्टॉलेशन किया है लीज्ड सर्किट का। स्टार्टिंग पॉइंट इस सर्किट का शुरू हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली से शुरू हुआ और एंडिंग पॉइंट एंड हुआ है मुंबई में। ठीक है, तो इसलिए लिखा था दिल्ली और मुंबई ऑफिसेस। पता होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, एंडिंग पॉइंट कहाँ से। ठीक है, अब दिल्ली के लिए स्टेट क्या हो जाएगा? अच्छा बताइए, दिल्ली स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है? यूनियन टेरिटरी है, बट कैसी यूनियन टेरिटरी है? जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है। है तो यूनियन टेरिटरी बट वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? एक तरीके से दिल्ली क्या हुआ? डीम्ड स्टेट। फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने। तो और मुंबई का स्टेट क्या रहेगा? महाराष्ट्र। तो आपको वैल्यू अपॉर्शनमेंट करना है स्टेट वाइज, दिल्ली और महाराष्ट्र में। तो दिल्ली और महाराष्ट्र में आपको वैल्यू अपॉर्शनमेंट करना है। अब मैं क्या रेशियो लूं? दो स्टेट में एलोकेशन करना है, आधा आधा कर लूं। दो स्टेट्स में एलोकेशन करना है तो आधा आधा कर लूं। तो इसको मैं क्या बोलूं? 1:1, 50%, 50%। ठीक है, फिर सेकंड केस, टर्बो लिमिटेड इंस्टॉल्स ए लीज सर्किट। कहाँ कहाँ सर्किट लगा रहे हैं? ये इंस्टॉल कर रहे हैं चेन्नई, बेंगलोर एंड मैसूर। अब बेंगलोर और मैसूर का स्टेट एक ही पड़ता है, कर्नाटका। ठीक है, चेन्नई, चेन्नई का स्टेट क्या रहेगा बोलो? तमिलनाडु। चेन्नई का स्टेट रहेगा आपका तमिलनाडु, मतलब ये एक स्टेट रहेगा। जबकि ये दो दूसरे स्टेट में फॉल करेंगे। कहाँ पर? कर्नाटक में, कर्नाटक में। तो वैल्यू अपॉर्शनमेंट आपको दो स्टेट में करना है, स्टेट वाइज करना है। तो एक आप वैल्यू अपॉर्शनमेंट करोगे तमिलनाडु में और दूसरा पॉइंट आप क्या मानोगे? कर्नाटक।
आप इस तरीके से वैल्यू अपॉर्चुन करोगे। लेकिन चूंकि दूसरा जो स्टेट है कर्नाटक, उसमें 2 पॉइंट हैं, 2 सर्किट हैं, 2 पॉइंट हैं, तो चेन्नई का तो 1 मानोगे आप और इनका इस रेशियो क्या मानोगे 2। तो अलोकेशन कैसे होगा 1:2 में हो जाएगा, 1:2। फिर तीसरा केस, जय श्री राम लिमिटेड installs a lease circuit between कोलकाता, पटना, गुवाहाटी। क्या अलग अलग स्टेट्स हैं? बताइए। तीनों जो सिटी हैं वो अलग अलग स्टेट में ना। आपका कोलकाता लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, पटना है बिहार में, गुवाहाटी है आसाम में। 3 स्टेट अलग अलग हैं, तो वैल्यू अपॉर्चनमेंट 1:1:1 में हो जाएगा। चलिए इस तरीके से, ये तो बड़ा आसान है, जितने भी पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से वैल्यू अपॉर्चनमेंट हो जाएगा। रूल 6। अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत करने वाला पॉइंट है वो है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 14, यहां पर आप ये भी कर सकते हो, साथ में ये भी कर देना, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी। तो आप कोई एड एजेंसी हो और गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो, उस केस में सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 लगेगा। आपको जितने स्टेट में वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो रहा है या ब्रॉडकास्ट हो रहा है या चल रहा है, उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो जितने स्टेट्स में वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो रहा है, प्रपोर्शनेट आपको वैल्यू बांटनी। तो अगर ये एडवर्टाइजमेंट मल्टीपल स्टेट्स में रन हो रहा है, तो प्रपोर्शनेट वैल्यू निकालने के लिए रूल 3 एप्लीकेबल हो। अब रूल 3 में जाने से पहले एक बात समझ लेना, एक परमानेंट बात जो बार बार आती रहेगी वो समझ लेना। इस केस में जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी, अपना जो भी बिल बनाएगी, वो क्या स्टेट वाइज बनाएगी या नहीं। जहां पर भी वैल्यू अपॉर्चनमेंट स्टेट वाइज करने की बात आती है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट वाइज बिलिंग होगी। हर स्टेट को सेपरेट सेपरेट बिल इशू किया जाएगा। वैल्यू अपॉर्चनमेंट इसलिए तो कर रहे हैं, वैल्यू अपॉर्चनमेंट स्टेट वाइज कर क्यों रहे हैं, क्योंकि स्टेट वाइज बिल बनाया जाएगा, इनवॉइसिंग स्टेट वाइज होगी। इसीलिए मल्टीपल स्टेट्स के केस में हम स्टेट वाइज वैल्यू अपॉर्चनमेंट करते हैं। तो रूल 3 एप्लीकेबल होगा। क्या बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई हर उस स्टेट में फॉल करेगा जहां पर एड डिस्प्ले हो रहा है, एड चल रहा है। अब एड कई तरीके के हो सकते हैं। रूल 3 आपको बताता है कि एड देने का क्या क्या तरीका हो सकता है, तो उसमें चलते हैं। पेज नंबर है आपके 168। रूल 3, रूल 3, आप एड एजेंसी को कंसोलिडेटेड अमाउंट पे कर रहे हो और कोई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप कितनी कितनी वैल्यू किस 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 स्टेट की मानते हो। आपने तो एड एजेंसी को कंसोलिडेटेड अमाउंट दे दिया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हर स्टेट में वैल्यू अपॉर्चनमेंट कैसे होगा ये समझते हैं। पहला तरीका,
एडवर्टाइजमेंट देने का पहला तरीका, अगर एड दिया गया न्यूज़पेपर या पब्लिकेशन में, किसी मैगजीन में या न्यूज़पेपर में, तो उस पब्लिकेशन के या न्यूज़पेपर के जितने भी एडिशंस छपते हैं, जितने भी एडिशंस छपते हैं, आप सुनते होंगे कि जोधपुर एडिशन, राजस्थान या राजस्थान पत्रिका या भास्कर का, जोधपुर एडिशन, जयपुर एडिशन, इस तरीके से। तो ऑल द एडिशंस ऑफ ए न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उस तरीके से आप वैल्यू अपॉर्चनमेंट कर दोगे। पहला तरीका ये। फिर दूसरा तरीका, तो न्यूज़पेपर में ऐड दिया जा रहा है, उसके जितने भी एडिशंस छपते हैं हर स्टेट में, जितने भी एडिशन पब्लिश होते हैं हर स्टेट में, उसके हिसाब से आप वैल्यू अपॉर्चनमेंट कर दोगे। दूसरा तरीका ऐड देने का, आप प्रिंटेड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे पैम्पलेट बांटते हो, डायरीज वगैरह, कैलेंडर्स, टी शर्ट वगैरह बांटते हो मार्केटिंग के लिए। डायरीज के नेचर का होता है, छोटी डायरीज वगैरह होती हैं। ठीक है, आप तो बस इतना ही मानो, ये तो जस्ट एग्जाम्पल दिया, आप तो इस पे ध्यान रखो, प्रिंटेड मटेरियल है। अब प्रिंटेड टी शर्ट भी दी है तो वो प्रिंटेड मटेरियल ही काउंट होगा। ठीक है, तो आपने हर स्टेट में वो मटेरियल कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे पैम्पलेट बांटे थे, तो हर स्टेट में आपने कितने कितने पैम्पलेट बांटे, उस रेशियो में आपको वैल्यू अपॉर्चनमेंट करना होगा। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट पढ़े हमने, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं। आ जाइए, एडवर्टाइजमेंट, पेज नंबर है आपके 177, पेज नंबर 177। तो अगर एड दे रहे हैं न्यूज़पेपर में या किसी पब्लिकेशन में, सारे एग्जाम्पल्स के लिए हम एक कॉमन पॉइंट रख देते हैं कि एबीसी एक गवर्नमेंट एजेंसी है। एबीसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर एड देने का काम करती है। ठीक है, विच डील्स विथ ऑल द एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो एबीसी एक एजेंसी है, एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी है, ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी नहीं है। मतलब एक तरीके से माने हम गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ने इसको अपने बिहाफ पर अपॉइंट कर रखा है, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पब्लिसिटी का काम इसको दे रखा है कि आप देखना। तो ये अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की पब्लिसिटी का काम करते हैं, गवर्नमेंट की कई योजनाएं चलती हैं। ठीक है, तो कई गवर्नमेंट की योजनाएं चलती हैं, गवर्नमेंट को पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अथॉरिटी गवर्नमेंट ने अपने लिए अपॉइंट कर रखी है, ये इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट ही है। अब ये क्या काम करती है, इट इशूजेस रिलीज ऑर्डर टू वेरियस एजेंसीज एंड एंटिटीज। अलग अलग एजेंसीज को एडवर्टाइजमेंट का काम दे देते हैं, और वो जो एजेंसीज अपॉइंट होती हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट की सर्विस देती है। ठीक है, तो दो बातें अलग है, एबीसी गवर्नमेंट एजेंसी है और जिसको काम दिया जाएगा वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। तो दो बातें हैं यहाँ पर, दो एजेंसी हो गई, गवर्नमेंट एजेंसी वो इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट ही है, और जिसको काम दिया जाएगा एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जिसको अपॉइंट किया जाएगा वो कहलाएगी आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एंड देन इशू, ये जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपॉइंट होंगी वो बिल किसको इशू करेंगी, एबीसी को, एबीसी को बिल इशू कर देंगी। ठीक है, कि कितना अमाउंट पेबल है। ठीक है, तो मैंने बोला
कि एक आपकी होगी गवर्नमेंट एजेंसी, एक होगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये इसको आगे काम दे देते हैं एडवर्टाइजमेंट सर्विस देने का, और ये इसको बिल इशू करेंगे। अब अभी तो हमने बैकग्राउंड बनाया है, ये सब जगह काम आएगा। एबीसी गवर्नमेंट एजेंसी है, इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट ही है। अब एबीसी रिलीज ऑर्डर इशू करेगी टू ए न्यूज़पेपर फॉर एन एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट की योजनाओं का मार्केटिंग और पब्लिसिटी करने के लिए। तो गवर्नमेंट की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये पब्लिश करवाना है इन न्यूज़पेपर का नाम है DEF, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में, लेकिन ये जो एडिशंस निकालता है न्यूज़पेपर वाला, वो एडिशंस कहाँ कहाँ के लिए जाते हैं? दिल्ली में, पुणे, मुंबई, लखनऊ और जयपुर। ठीक है, 5 एडिशंस छपते हैं, 5। अब बताइए, दिल्ली के लिए दिल्ली वाला स्टेट हो जाएगा, बताइए, और पुणे के लिए मुंबई, और ये 2 हो जाएंगे, ये 2 का स्टेट क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। लखनऊ का स्टेट यूपी, और जयपुर का राजस्थान। इसका मतलब एडिशंस देखा जाए तो 5 हैं। कितने? 5। लेकिन स्टेट कितने हुए? 4। एडिशंस भले ही 5 हैं उस न्यूज़पेपर के, लेकिन स्टेट 5 हुए। अब तो वैल्यू अपॉर्चनमेंट किस में होगा? स्टेट वाइज होगा, स्टेट वाइज होगा। लेकिन एडिशंस जो इसमें महाराष्ट्र स्टेट में 2 एडिशन छपते हैं, 2 जगह। तो वैल्यू अपॉर्चनमेंट करते वक्त महाराष्ट्र का वेट कितना माना जाएगा? 2 का वेट माना जाएगा। अब तो यहां पर स्टेट हो गए आपके दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान। आपका ये जो 2 थे, पुणे और मुंबई, 2 एडिशन 2 हैं, और उनकी जो वैल्यू होगी वो अपॉर्चनमेंट आपको करनी है महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, लेकिन दिल्ली की वैल्यू अलग ही रहेगी। दिल्ली को कितना वेट असाइन करोगे आप? 1, लखनऊ को 1, और जयपुर को 1। तो इनको वेट असाइन होगा 1। लेकिन जो आपके पुणे और महाराष्ट्र मुंबई थे, उनका स्टेट महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र को कितना वेट असाइन होगा? 2। इस रेशियो में आप वैल्यू अपॉर्चनमेंट कर दोगे। समझ गए? नंबर ऑफ एडिशंस के बेस पर, न्यूज़पेपर के जो भी एडिशंस छपते हैं उसके बेस पर आप वैल्यू अपॉर्चनमेंट कर दोगे। और अब मुझे बताइए, एडिशंस भले ही 5 हैं, लेकिन स्टेट 4 थे, तो बिल कितने बनेंगे? बिल स्टेट वाइज बनेंगे, तो बिल 4 बनेंगे। कौन बिल इशू करेगा? DEF। किसको इशू करेगा? ABC को। ठीक है, फिर हमने प्रिंटेड मटेरियल का मामला समझा था। ये तो बड़ा आसान है। जितने भी आपने स्टेट वाइज पैम्पलेट अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसके बेस उस रेशियो में आपका वैल्यू अपॉर्चनमेंट करना है। तो फटाफट पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं। गवर्नमेंट की स्कीम है स्वच्छ भारत कैंपेन, गवर्नमेंट ने चला रखा है। इसकी पब्लिसिटी गवर्नमेंट एजेंसी ABC को करनी है। ठीक है, तो इन्होंने एक आगे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अपॉइंट की, कंपनी GH। इसको काम दिया
पैम्पलेट की प्रिंटिंग का। पैम्पलेट छपाए जाने हैं 1 लाख, और 1 लाख की प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 1 लाख रुपए। मतलब एक पैम्पलेट पड़ेगा 1 रुपए का, एक पैम्पलेट 1 रुपए का पड़ेगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कराए गए, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग स्टेट्स में हुआ, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। अब आप बोलोगे 3 स्टेट में ही क्यों ये स्कीम के लिए आप पब्लिसिटी कर रहे हो? 3 स्टेट में ही क्यों कर रहे हो पब्लिसिटी? अरे हो सकता है इन 3 स्टेट में ही इलेक्शन हो सकता है इन 3 स्टेट्स में ही अभी इलेक्शन है, तो मार्केटिंग इसलिए करनी। ठीक है। अब तो 3 स्टेट्स में आप 1000 पैम्पलेट बांटोगे। तो अगर आपने पैम्पलेट बांटे हरियाणा में 20,000, यूपी में 50,000 और राजस्थान में 30,000, इस रेशियो में आप बांट दोगे, वैल्यू अपॉर्शनमेंट कर दोगे। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है। अब आप सोचोगे कि बस इतनी छोटी छोटी बातें समझाने के लिए क्या? रुको जरा, सब्र करो। चलिए, तो एडवर्टाइजिंग करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तो हर तरीके पर बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है इन होर्डिंग्स, होर्डिंग के थ्रू किया जा रहा है, लेकिन अदर देन दोज ऑन ट्रेन्स, ट्रेन अलग तरीके से डिसाइड होगा। पॉइंट नंबर 4, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो ट्रेन पर तो वो अलग से डिसाइड होगा पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से, इसलिए वो पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा। अगर आप एडवर्टाइज होर्डिंग लगवाकर ऐड करते हो तो हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में आपने नंबर ऑफ होर्डिंग्स कितने लगवाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप गवर्नमेंट की किसी योजना का प्रचार प्रसार मार्केटिंग करना चाह रहे हो, और यहां पर भी बोलूं इलेक्शन मान लो 2 स्टेट में ही है, पंजाब और राजस्थान। पंजाब और राजस्थान में इलेक्शन है, तो एड कैंपेन वहां पर ही चलाना है। तो फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान और पंजाब, अगर यहां पर राजस्थान में 713 होर्डिंग लगवाए गए और पंजाब में 514 होर्डिंग लगवाए गए, इस रेशियो में बांट देंगे, नंबर ऑफ होर्डिंग्स के रेशियो पर बांट देंगे। पीछे एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें यही बात दे रखी है। ठीक है। चलिए, तो इसमें भी कुछ नहीं था फर्स्ट में देखे तो, सेकंड में कुछ नहीं, इसमें भी ज्यादा कुछ मसाला नहीं। अब अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो ट्रेन पर, अब ट्रेन तो मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कितनी पब्लिक देखती है उसको। ठीक है, तो मूवेबल है। लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर दैट ट्रेन, उस पर्टिकुलर ट्रेन का देखेंगे हम। फॉर दैट ट्रेन, उस ट्रेन का रेलवे ट्रैक कितना कितना, मतलब रेलवे ट्रैक की लेंथ देखेंगे। हर स्टेट में कितनी कितनी रेलवे ट्रैक की लेंथ है, उसके हिसाब से वैल्यू अपॉर्शनमेंट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। आ जाइए चैप्टर के एंड में, चैप्टर के एंड में आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 4, ये 3 तो आपको ही देखना है।
खास बात नहीं थी। एग्जाम्पल नंबर 4, एबीसी जो गवर्नमेंट एजेंसी है, एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अपॉइंट कर रही है केएल। क्या मार्केटिंग करनी है? गवर्नमेंट की किसी योजना की मार्केटिंग करनी है। योजना का नाम है जननी सुरक्षा योजना। ठीक है। अब लेंथ ऑफ ए ट्रैक इन ए स्टेट, अलग अलग ट्रेन का अलग अलग ट्रैक बनता है, वो जो लेंथ होती है उसकी अलग अलग होती है, वेरी करती है। तो हमें एक पर्टिकुलर ट्रेन का देखना पड़ेगा कि वो ट्रेन जिस रेलवे ट्रैक पर चलती है, वो ट्रेन जिस रेलवे ट्रैक पर चलेगी उसकी लेंथ क्या है। तो जो एडवर्टाइजमेंट देना है, गाड़ी का नाम है, ट्रेन का नाम है हजरत निजामुद्दीन वास्को द गामा गोवा एक्सप्रेस, गाड़ी का नाम है, जो किन किन स्टेट्स में होकर गुजरती है, विच रन्स थ्रू दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, इन स्टेट्स में रन करती है। ठीक है। तो हम इन स्टेट्स में इस गाड़ी के लिए जो रेलवे ट्रैक यूज होता है उसकी लेंथ देखेंगे। अगर वो लेंथ इस तरीके से है, लेंथ का रेशियो, उस रेलवे ट्रैक की लेंथ का रेशियो ये है, और एड एजेंसी को अमाउंट दिया जा रहा है टोटल कंसोलिडेटेड 1,20,000, तो इस रेशियो में बांट देंगे, इस रेशियो में बांट देंगे। ठीक है। अब मैं अकाउंट्स का मास्टर तो हूं नहीं कि अलग से कैलकुलेशन करके बताऊं रेशियो में। आपको बस ये अमाउंट इस रेशियो में बांटना है, बस मेरी बात खत्म। ठीक है। चलिए फिर, अब थोड़ा दिमाग तो आप भी लगाना, थोड़ा सा ही लगाना। हाँ, मतलब कोई मंद बुद्धि भी होगा तो लगा देगा, ऐसा कोई खास बात नहीं। चलिए फिर, ऐड करने का तरीका, ऐड करने का तरीका, यूटिलिटी बिल्स ऑफ ऑयल और गैस कंपनी एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब गवर्नमेंट के पास जितने भी बिलिंग करने के तरीके होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेलीफोन का बिल है, बिजली का बिल है, उसके पीछे गवर्नमेंट की किसी योजना के मार्केटिंग का ऐड हो सकता है। तो अगर इस तरीके से ऐड किया जा रहा है तो वैल्यू अपॉर्चनमेंट कैसे होगा? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैविंग बिलिंग एड्रेसेस इन ईच स्टेट, हर स्टेट में जितने भी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, जिन जिन घरों को बिल जाता है, उस रेशियो में वैल्यू अपॉर्चनमेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला है एडवर्टाइजमेंट ऑन रेलवे टिकट्स। तो पहला क्या था? कुछ यूटिलिटी बेस पर आप ऐड करवा रहे हो या रेलवे टिकट पर ऐड करवा रहे हो। यूटिलिटी बेस के मामले में आपका वैल्यू अपॉर्चनमेंट कैसे होता है? नंबर ऑफ यूजर्स, हर स्टेट में नंबर ऑफ यूजर्स कितने, कंज्यूमर्स कितने। लेकिन अगर रेलवे टिकट के पीछे हो रहा है एडवर्टाइजमेंट, तो उस सिचुएशन में तरीका अलग रहेगा। हर स्टेट में नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस कितने, हर स्टेट में नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस कितने हैं। ठीक है। तो इन दोनों से रिलेटेड हम एग्जाम्पल करते हैं। जो लास्ट के 3-4 केस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। .
एडवर्टाइजमेंट वाला ही थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए दिक्कत वाला रहेगा याद करने में। चलिए फिर, रेलवे टिकट पर एडवर्टाइजमेंट। तो एबीसी क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी। एड एजेंसी को अपॉइंट किया, एमएन को, फॉर डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम। किस पर मार्केटिंग करानी है? रेलवे टिकट्स that are sold from all the stations in the state of MP and छत्तीसगढ़। एमपी और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, वहां पर ही एडवर्टाइजमेंट करवाना है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई 2 स्टेट हो गए। अब आपके एमपी में जितने नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस हैं, या छत्तीसगढ़, ये अलग स्टेट दे ही रखे हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ ये स्टेट हैं। इसमें अगर आपके नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, एमपी में बोल रहे हैं नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन हैं, मान लेते हैं 713, और छत्तीसगढ़ में है 251 नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन। अब आप बोलोगे नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन कैसे पता पड़ेगा? रेलवे की वेबसाइट से मिल जाएगा, indianrail.gov.in, उससे मिल जाएगा कि एमपी में नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इतने हैं, छत्तीसगढ़ में इतने हैं। आपने अगर इस एड को देने के लिए अगर कंसोलिडेटेड अमाउंट पे किया है, कंसोलिडेटेड वैल्यू पे किए, तो वैल्यू अपॉर्शनमेंट इस रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं एडवर्टाइजमेंट का दूसरा तरीका, एक और, रेडियो स्टेशंस के थ्रू। अगर आप रेडियो के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट रेडियो के थ्रू अपनी योजनाओं का मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? कह रहे वैल्यू अपॉर्शनमेंट होगा नंबर ऑफ रेडियो स्टेशंस। लेकिन अब एक बात समझना, अब सीधे ही लिख देते नंबर ऑफ रेडियो स्टेशंस ऊपर की तरह, जैसे ऊपर लिखा था नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस इन ईच स्टेट, ऐसे लिख देते। लेकिन यहां क्या लिखा? नंबर ऑफ रेडियो स्टेशंस विच बाय virtue ऑफ इट्स नेम इज पार्ट ऑफ ईच स्टेट। इसका मीनिंग क्या? ऐसे लिख देते ना कि नंबर ऑफ रेडियो स्टेशंस इन ईच स्टेट, यूनियन टेरिटरी। लेकिन ये लैंग्वेज का मतलब क्या है? इस लैंग्वेज का विच बाय virtue ऑफ इट्स नेम इज अ पार्ट ऑफ ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब इसका मीनिंग समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली के लिए रेडियो स्टेशन के लिए स्टूडियो सेटअप करना है, स्टूडियो का नाम दिल्ली रेडियो स्टेशन है, लेकिन उसके लिए जो स्टूडियो लगाया गया है वो दूसरी जगह लगाया गया है, लेकिन उसका नाम दिल्ली रेडियो स्टेशन रखा गया है। नाम के हिसाब से वैल्यू अपॉर्शनमेंट होगा। वो दिल्ली रेडियो स्टेशन हो सकता है दूसरे स्टेट में लोकेटेड हो, लेकिन नाम उसका दिल्ली रेडियो स्टेशन है। क्या कह रहे हैं? विच बाय virtue ऑफ इट्स नेम, अपने नाम से जाना जाएगा, वो भले ही दूसरे स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए आ जाइए, एग्जाम्पल 6। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट की योजना का, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लेकिन रेडियो के थ्रू, एफएम रेडियो
के थ्रू ब्रॉडकास्ट होना है, ये एड ब्रॉडकास्ट होना है एफएम रेडियो पर। एफएम रेडियो स्टेशन ओपी फॉर रेडियो स्टेशन ओपी कोलकाता एंड ओपी भुवनेश्वर, ओपी पटना, ओपी रांची एंड ओपी दिल्ली। रिलीज ऑर्डर इशू कर देगी कौन? गवर्नमेंट के बिहाफ पर एबीसी, गवर्नमेंट एजेंसी। अमाउंट का पेमेंट भी यही करेगी। किनको? रेडियो स्टेशंस को। ठीक है। अब ये जो कोलकाता वाला है, इसका स्टेट क्या रहेगा आपका? वेस्ट बंगाल। ठीक है। भुवनेश्वर का उड़ीसा, पटना का बिहार, ठीक है, रांची का झारखंड स्टेट, और दिल्ली का दिल्ली। ठीक है, स्टेट ये हो गए। अब एक बात यहां दे रखी होगी, देखिए फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जो रेडियो स्टेशन है उसका स्टूडियो, दिल्ली रेडियो स्टेशन का स्टूडियो फिजिकली अगर किसी दूसरे स्टेट में लोकेटेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि जो दिल्ली स्टेट है, दिल्ली स्टेट का मान लो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली स्टेट का मान लें अगर कि हम उसका स्टूडियो लगाया गया है पंजाब में, स्टूडियो सेटअप भले ही पंजाब में किया गया, लेकिन स्टूडियो के ऊपर ठप्पा किसका लिखा हुआ, नाम किसका लिखा हुआ है कि ये दिल्ली रेडियो स्टेशन है। अब वो उसके लिए स्टूडियो भले ही बनाया गया पंजाब में, लेकिन वैल्यू अपॉर्चनमेंट आप क्या पंजाब में कर लोगे? नहीं, दिल्ली रेडियो स्टेशन में करोगे। इसलिए लिखा था बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम, अपने नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अब इसका स्टूडियो भले ही पंजाब में लगा हुआ है, लेकिन वैल्यू अपॉर्चनमेंट तो दिल्ली में ही करना रहेगा। चलिए फिर अब आते हैं अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टेलीविजन चैनल पर, किसी पर्टिकुलर चैनल टेलीविजन टीवी चैनल पर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट है अपना एडवर्टाइजमेंट, सरकारी योजनाओं का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चैनल पर, जैसे एबीपी न्यूज़ टीवी चैनल। ठीक है। अब यहां से बातें थोड़ी सी डिफिकल्ट शुरू होती है। बोल रहे हैं इस चैनल की व्यूअरशिप देखेंगे इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसके व्यूअर्स कितने, इस चैनल के व्यूअर्स कितने हैं। अब व्यूअर्स का डेटा चाहिए, इस स्टेट में कितने व्यूअर्स हैं इस चैनल के, ये देखना है। वो डेटा कहां से मिलेगा? वो डेटा पब्लिश करती है BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल पब्लिश करती है। ठीक है। तो कौन सा डेटा उठाएंगे? कह रहे हैं अभी सक्सीडिंग क्वार्टर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी रनिंग क्वार्टर चल रहा है अक्टूबर टू दिसंबर, फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा चल रहा है? जनवरी। तो अभी रनिंग क्वार्टर जनवरी टू मार्च ये क्वार्टर चल रहा है। कह रहे हैं प्रीवियस क्वार्टर का ये डेटा उठाएंगे व्यूअरशिप का। तो प्रीवियस क्वार्टर क्या हुआ? अभी रनिंग क्वार्टर अपना जनवरी टू मार्च है, इसका प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या रहेगा? अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर वाला जो प्रीवियस क्वार्टर है उसका भी लास्ट वीक प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वीक उसमें कितने व्यूअर्स थे ये पता लगाना पड़ेगा, व्यूअरशिप का फिगर चाहिए। ठीक है।
और वो पब्लिश करता है BARC। लेकिन अब एक दिक्कत समझना, आप सोच रहे हो ये आसान है, डेटा मिल जाएगा, लेकिन ये जो, अब एक स्पेशल बात समझना, ये जो BARC है, ये डेटा कैसे मेंटेन करता है, पब्लिश कैसे कराता है? ये डेटा पब्लिश रीजन वाइज कराता है, नॉर्थ, अब नॉर्थ, फिर ईस्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल इनका जो रीजन है नॉर्थ, उसमें काफी सारे, फॉर एग्जाम्पल उसमें स्टेट आ रहे हैं आपके, सपोज 5 स्टेट हैं, 5 स्टेट हैं, और ईस्ट में फॉर एग्जाम्पल 4 स्टेट हैं। अरे मेरे को तो स्टेट वाइज चाहिए, ये तो रीजन वाइज दे रहे हैं, मेरे को स्टेट वाइज चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये डेटा जो देंगे ये तो रीजन वाइज ही देंगे। अब आपकी दिक्कत है कि नॉर्थ में आप चेक कर रहे हो कि इनके 5 स्टेट हैं और ईस्ट में 4 स्टेट हैं। आपको वैल्यू अपॉर्चनमेंट स्टेट वाइज करना है, रीजन वाइज नहीं करना है। अब कैसे करें? कह रहे हैं आगे बढ़ना है, आगे आपको स्टेट वाइज अगर अपॉर्चनमेंट करना है तो उन स्टेट्स की लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन का रेशियो देखो। लेटेस्ट सेंसस जो भी है, उन स्टेट्स का पॉपुलेशन का रेशियो निकालो, ठीक है। तो जैसे ये 5 स्टेट्स हैं, इन 5 स्टेट्स में पॉपुलेशन रेशियो क्या है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब स्टेप वन फॉर एग्जाम्पल, अगर उस सर्विस को देने का कंसोलिडेटेड अमाउंट दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल 9 लाख, तो 9 लाख को पहले तो आप रीजन में बांट दो 5:4 में। लेकिन 5:4 में भी बांटने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए स्टेट वाइज। आपको 9 लाख को बांटना चाहिए स्टेट वाइज, बट आप बांट रहे हो रीजन वाइज। एक बार रीजन वाइज बांट तो लो। फिर क्या करो, आप रीजन वाइज बांट लोगे तो आपका अमाउंट के, आपका ये 5 लाख और 4 लाख आ जाएगा। अब ये 5 स्टेट्स में बांट दो, 5 स्टेट्स हैं यहां पर, उसको जो आप बांटोगे उसके लिए स्टेप 2, तब आप इसको जो बांटोगे वो इन 4 स्टेट्स की पॉपुलेशन रेशियो में बांटोगे। हाँ, पॉपुलेशन रेशियो, एक मिनट, पॉपुलेशन रेशियो क्या बोल रहे हैं देखो, पहले इन्होंने प्लेन तरीके से बोल दिया, लैंग्वेज को समझो। पहले इन्होंने बोला पहले कि बेस तो हमारा क्या रहेगा, उस चैनल की व्यूअरशिप चाहिए, तो उस चैनल के हमारे व्यूअरशिप का रेशियो चाहिए हमें, व्यूअरशिप। और वो कौन सा, कब की व्यूअरशिप उठानी है, कि हमें आज अगर कंसोलिडेटेड अमाउंट को क्वार्टर में बांटना है, जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर के लिए बांटना है, हम पेमेंट कर रहे हैं कंसोलिडेटेड अमाउंट जनवरी फरवरी मार्च के लिए पे कर रहे हैं, लेकिन ये डेटा आपको जो उठाना है प्रीसीडिंग क्वार्टर का उठाना है। लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर का भी सारा नहीं, उसके लास्ट वीक का, ठीक है, उसके लास्ट वीक का आप क्या उठाओगे, व्यूअरशिप के फिगर्स, कि नंबर ऑफ व्यूअर्स कितने हैं उस चैनल के, उस चैनल के नंबर ऑफ व्यूअर्स कितने हैं, ठीक है। फिर वो रीजन वाइज दे रखा होगा,
BARC जो डेटा पब्लिश करता है व्यूअरशिप का, वो रीजन वाइज करता है। अब रीजन वाइज आ गया आपके पास। अब हर रीजन के अंदर दो चार इस तरीके से स्टेट है, आपको वैल्यू अपॉर्चनमेंट स्टेट में करना है। तो जो भी आपके रीजन की वैल्यू आई है वो आप अपॉर्चनमेंट कर दो आगे चलकर पॉपुलेशन में। ठीक है, तो अगर ये फिगर मोर देन वन स्टेट के हैं तो अपॉर्चनमेंट आगे फिर स्टेप 2 में होगा, और लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन का रेशियो देखो उन स्टेट्स का, उसमें आप बांट दोगे। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते। हाँ हाँ, इनका कहना है कोई पर्टिकुलर चैनल है, पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में ही उस पर सीरियल और मूवीज वगैरह आते हैं। ठीक है, तो उसके व्यूअरशिप का फिगर पब्लिश उस स्टेट के लिए ही है। अगर सिर्फ उस स्टेट के लिए ही है, फॉर एग्जाम्पल तमिल लैंग्वेज के लिए मान लो कोई टीवी चैनल बना हुआ है, उस पर तमिल लैंग्वेजेस में ही सीरियल आते हैं, मूवीज आती हैं। ठीक है, तो आपको फिर उस स्टेट के लिए अलग अपॉर्चनमेंट करना नहीं है। यहां पर मुद्दा आता तभी है जब मल्टीपल स्टेट्स हैं। देखो, मुद्दा आता तभी है जब मल्टीपल स्टेट्स हैं। ये रूल 3 तभी लगता है जब वो एडवर्टाइजमेंट सर्विस दी जा रही है डिफरेंट स्टेट्स में। अगर एक ही स्टेट में दी जा रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यू अपॉर्चनमेंट स्टेट में करना कहाँ है। अगर उसके दूसरे स्टेट में व्यूअर्स हैं और BARC ने डेटा पब्लिश किया है तो हम अलोकेट करेंगे, तो स्टेट में अलोकेट करेंगे। अगर उसके दूसरे स्टेट में भी व्यूअर्स हैं तो ठीक है। हमारा पॉइंट यही था, क्या व्यूअर्स मोर देन वन स्टेट में है क्या? अगर हैं तो वैल्यू अपॉर्चनमेंट उन मल्टीपल स्टेट्स में होगा ही। नहीं है, उसके व्यूअर्स एक ही स्टेट में हैं तो फिर वैल्यू अपॉर्चनमेंट करना किस में? वो सारी की सारी वैल्यू उसी स्टेट से परटेन करती है। चलिए, तो अभी क्या बोला, व्यूअरशिप का डेटा उठाओ आप। कब का? प्रीसीडिंग क्वार्टर के लास्ट वीक का, प्रीसीडिंग क्वार्टर के लास्ट वीक का व्यूअरशिप का डेटा उठाओ आप, उसमें एलोकेशन कर दो। लेकिन फिर भी अगर वो व्यूअरशिप का डेटा तो BARC रीजन के हिसाब से बनाता है, और उस रीजन में अगर एक से ज्यादा स्टेट्स हैं तो फिर स्टेट्स में बांटने के लिए आप उन स्टेट्स का पॉपुलेशन रेशियो उठाओ लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से। चलिए, इससे रिलेटेड करते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल टीवी चैनल के थ्रू हो रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी ABC रिलीज ऑर्डर इशू कर रही है, एड का काम दे रही है, चैनल का नाम है QR चैनल। ठीक है, ये एड एजेंसी, इसको काम दिया फॉर टेलीकास्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। फरवरी 2024 में ये ऐड होना है। ठीक है, इन फर्स्ट फेज दिस विल बी टेलीकास्ट। कहाँ कहाँ ये ऐड टीवी चैनल पर टेलीकास्ट होगा? यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, स्टेट ऑफ UP, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में। इन स्टेट्स में कितने स्टेट्स हुए एक तरीके से बताइए? 5 स्टेट्स हैं ना, पांच स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं। तो अब मल्टीपल स्टेट्स में एड डिस्प्ले हो रहा है, एड आपका जा रहा है 5 स्टेट्स में। अब क्या करेंगे, कौन से कौन से क्वार्टर से रिलेटेड आपको ऐड करना है? वो महीना है आपका फरवरी 24, फरवरी 24।
ठीक है। प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या एंड होगा? दिसंबर, दिसंबर वाला क्वार्टर एंड होगा। ये क्वार्टर जो एंड होगा मतलब क्वार्टर कौन सा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला। मेरे को क्या अक्टूबर के व्यूअरशिप का डेटा चाहिए क्या? नवंबर का चाहिए क्या? दिसंबर का भी चाहिए क्या? नहीं, दिसंबर के लास्ट वीक का चाहिए। दिसंबर का भी लास्ट वीक का चाहिए। ठीक है, तो दिसंबर का भी लास्ट वीक का व्यूअरशिप डेटा चाहिए जो पब्लिश किया है BARC ने। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अब एक बात समझो, इन्होंने रेजिन कैसे बना रखे हैं। अभी तो मैंने शुरू में बोला ये ऐड होना है दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। अब BARC की तकलीफ समझना, वो स्टेट वाइज पब्लिश नहीं करते हैं, वो रीजन वाइज करते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से बना रखा है, दिल्ली का तो एक, दिल्ली रीजन एक, और एक रीजन और बनाया है, उसके अंदर उत्तराखंड और यूपी को शामिल किया हुआ है, और एक रीजन तीसरा और बना हुआ है, मतलब रीजन 3 है। उन 3 रीजन के अंदर 5 स्टेट्स हैं। उन 3 रीजन के अंदर 5 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो तीसरा जो रीजन बनाया है, ये तीसरा रीजन, ठीक है, उसमें शामिल किया उन्होंने 2 स्टेट्स को। तो इस केस में आपके स्टेट्स तो 5 हैं। स्टेट्स आपके कौन कौन से हैं? दिल्ली, ठीक है, और दूसरा दिल्ली के अलावा यूपी और उत्तराखंड, यूपी और उत्तराखंड, ठीक है, फिर बिहार और झारखंड, ठीक है। ये इसके लिए रीजन जो बनाया है, ये एक बनाया है, ये 2 की ग्रुपिंग दूसरे रीजन में कर दी। इन 2 स्टेट्स की ग्रुपिंग इस तरीके से बनाया हुआ है। अब BARC ने तो अपना ये जो डेटा पब्लिश किया रीजन वाइज किया। अब वैल्यू अपॉर्शनमेंट कैसे करें? बिलिंग का जो भी अमाउंट होगा, कंसोलिडेटेड फिगर होगा, उसका कैसे करें? BARC ने बोला कि हम 2 स्टेट्स को क्लब कर रहे हैं एक रीजन में, और बिहार और झारखंड को दूसरे रीजन में। तो क्या मेरे को अगर वैल्यू अपॉर्शनमेंट आगे सेकंड स्टेप तक करना है, पहले तो मैं क्या करूं, जो भी इधर डेटा आए वो पहले रीजन में आ जाएगी वैल्यू, फिर रीजन से जब मेरे को स्टेट्स में अलोकेशन करना है तो स्टेप 2 में पॉपुलेशन रेशियो में यूज करके अलोकेट कर दो। ठीक है, तो समझ, मतलब आप बेसिक जो बात है वो समझ गए। आगे जो दे रखा है वो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो तो बताओ। चलिए अब अच्छा, अब ऐसा हो सकता है क्या, वो चीज आगे आएगी, वो चीज आगे आएगी। जैसे अभी तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक रीजन के अंदर 2 स्टेट्स डाल दिए थे। क्या आगे ऐसा कोई ग्रुप बन सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल आगे चलकर वो पॉइंट आएगा, लेकिन मैं अभी वो मुद्दा उठा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दे कि वैल्यू अपॉर्शनमेंट आपको इस तरीके से करना है, 2 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र और राजस्थान, फिर बोले आपको कि महाराष्ट्र के 2 पार्ट कर दो। महाराष्ट्र में जितनी भी सिटीज हैं उसमें मुंबई को आप अलग रखो, और महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा जो सिटीज हैं वो अलग है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो फिर आप क्या करोगे, पहले इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू,
बट आपको वो वैल्यू अल्टीमेटली जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये फिगर उस स्टेट का चाहिए। तो हो सकता है गवर्नमेंट कभी एक स्टेट के दो फाड़ कर दे, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू अलग निकाल के, इसकी वैल्यू अलग निकाल के, ये वैल्यू निकालनी होगी जो इस स्टेट की मानी जाएगी। ये बातें आगे आएंगी, अभी समझते हैं हम। चलिए, ये आगे के लिए पॉइंट है। बीएआरसी तो क्या करता है, स्टेट्स उठाता है तीन चार, उसका रेजिन बना देता है, ठीक है। लेकिन आगे जो एडवर्टाइजमेंट के और तरीके हैं उसमें ये दिक्कत हो सकती है कि एक स्टेट को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक स्टेट को दो टुकड़ों में बांट दिया, तो आपको उस स्टेट के दोनों फिगर्स जोड़ने पड़ेंगे उस स्टेट की एक वैल्यू बनाने के लिए। चलिए फिर, अगर ऐड हो रहा है इन सिनेमा हॉल्स, सिनेमा हॉल्स में गवर्नमेंट अपनी सरकारी योजनाओं की पब्लिसिटी कर रही है, मार्केटिंग, तो वैल्यू अपॉर्शनमेंट कैसे होगा, अगर कंसोलिडेटेड अमाउंट पे कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट सर्विस का और एड डिस्प्ले हो रहा है मल्टीपल स्टेट्स में, हर स्टेट में एड चला रहे हैं, एक एड एजेंसी अपॉइंट हुई, वो सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट के लिए मार्केटिंग का काम कर रही है, उसको कंसोलिडेटेड अमाउंट पे किया है, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ सिनेमा हॉल्स और स्क्रीन्स इन ए मल्टीप्लेक्स इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो नंबर ऑफ सिनेमा हॉल्स के बेस पर वैल्यू अपॉर्शनमेंट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इस केस में वैल्यू अपॉर्शनमेंट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं दो स्टेट्स में सिनेमा हॉल में एडवर्टाइजमेंट होना है, एक महाराष्ट्र, राजस्थान। हम क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में फॉर एग्जाम्पल सिनेमा हॉल्स हैं फॉर एग्जाम्पल 300 और राजस्थान में 150। अब मुझे बताओ, सिनेमा हॉल्स जितने भी हो उनके ऑनर तो अलग अलग होंगे ना, ऑनर सबके अलग होंगे। हर सिनेमा हॉल के लिए आपको पैसा अलग बताना पड़ेगा, सिनेमा हॉल वाले के ऑनर से आपको इंडिविजुअली जाके बात करनी पड़ेगी कि इस एड का आप कितना लोगे, ठीक है। तो 300 सिनेमा हॉल्स अगर महाराष्ट्र में है, 300 सिनेमास का आपके पास अलग अलग अमाउंट तो आ ही जाएगा, कितना कितना पे कर रहे हो किस सिनेमा ओनर को, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ स्क्रीन, अगर मल्टीप्लेक्स थिएटर है तो मान लो उसमें 3 स्क्रीन लगी हुई है, तो उसको वेट 3 का साइन होगा, उसको वेट 3 का साइन होगा, ठीक है। चलिए, अभी मैंने क्या बोला, महाराष्ट्र में 300 मान लेते हैं सिनेमा हॉल्स हैं, 300 सिनेमा हॉल्स को जो जो अमाउंट इंडिविजुअली पे हुआ वो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। वो अमाउंट मैंने लिख दिया, उस अमाउंट की मैंने एक टोटल कर दी, और ठीक इसी पैटर्न पर राजस्थान में जितने भी 150 सिनेमा हॉल्स हैं उनको जो जो अमाउंट पे हुआ उनकी टोटल कर दी, तो मेरे पास तो सीधे फिगर आ जाएगा ना कि महाराष्ट्र में क्या पेमेंट हुआ, राजस्थान में क्या पेमेंट हुआ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस केस में हमें वैल्यू अपॉर्शनमेंट में आसानी रहती है, आप जो अमाउंट पे करते हो वही हो जाता है आपका वैल्यू। तो इसको लेकर एग्जाम्पल करते हैं।
नहीं, लैंग्वेज क्या थी? जहां पर आपका एड डिस्प्ले होगा, सारे सिनेमा हॉल नहीं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में 300 सिनेमा हॉल हैं और आपका एड 200 सिनेमा हॉल्स में ही डिस्प्ले होना है, तो बाकी के जो 100 हैं वो तो काउंटिंग में आएंगे नहीं। जहां डिस्प्ले हो रहा है वही लेंगे सिनेमा हॉल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 8, एबीसी कमीशंस एसटी, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इसको ऐड के लिए अप्रोच किया। गवर्नमेंट की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी मार्केटिंग करनी है गवर्नमेंट को। ये ऐड डिस्प्ले होना है जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं चेन्नई में और हैदराबाद में। चेन्नई लोकेटेड, चेन्नई का स्टेट क्या? तमिलनाडु। हैदराबाद का स्टेट क्या? तेलंगाना। ठीक है, चेन्नई का स्टेट तमिलनाडु, हैदराबाद का स्टेट तेलंगाना। ठीक है, वैल्यू अपॉर्चनमेंट आपको इस हिसाब से करना है। अब आगे पढ़िए, नंबर ऑफ हॉल्स की बात कहीं बोली जा रही है या नहीं? कारण हम अलग अलग सिनेमा ऑनर को अलग अलग अमाउंट पे करेंगे, ऑनर अलग अलग है ना। तो अमाउंट एक्चुअली पेड टू द सिनेमा हॉल्स एंड स्क्रीन्स इन मल्टीप्लेक्स इन तमिलनाडु और तेलंगाना, वो आपके सामने सीधे ही रेशियो आ ही जाएगा। ठीक है, हाँ, स्टेट वाइज आप सेपरेट इनवॉइस इशू करोगे, वो तो बात सब में कॉमन है। अच्छा, अगर इंटरनेट के थ्रू ऐड किया जाए तो बताइए, इंटरनेट के थ्रू अगर ऐड होगा तो वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा या वो मैं ऑल ओवर इंडिया डिस्प्ले मानूं, या बताइए, या ऑल ओवर वर्ल्ड मानूं? बताइए। इस केस में क्या करेंगे? अगर इंटरनेट के थ्रू ऐड डिस्प्ले हो रहा है तो ये माना जाएगा, पहली बात समझना, सच सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर वर्ल्ड क्यों नहीं? आप बोलोगे कि वो तो दूसरे जगह भी डिस्प्ले हो रहा है, दूसरी कंट्री में भी डिस्प्ले हो रहा है। अरे वैल्यू अपॉर्चनमेंट आपको इंडिया के लिए करना है या दूसरी कंट्रीज के लिए भी आप वैल्यू अपॉर्चन करने जा रहे हो? जब इंडिया के लिए कर रहे हो तो सिर्फ इतना ही मानो कि ये भले ही दूसरी कंट्रीज में भी डिस्प्ले हो रहा हो। ठीक है, वैल्यू अपॉर्चनमेंट चूंकि इंडिया में ही करना है तो सिर्फ ये मानो कि ये सर्विस ऑल ओवर इंडिया दी गई है। क्या देखेंगे इस केस में? नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर देखेंगे इन ईच स्टेट, नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर। अब ये नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर का डेटा आपको कहां से मिलेगा? ट्राई पब्लिश करती है ये डेटा, ट्राई ये डेटा पब्लिश करती है। हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऐसे कुछ, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, ये डेटा पब्लिश करती है। अब यहां बात समझना, जब आपने पिछला समझा था टीवी चैनल के थ्रू, तो आपने क्या देखा था? मेरे को सक्सीडिंग क्वार्टर में वैल्यू अपॉर्चनमेंट करनी है, उसके लिए मेरे को प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वीक का व्यूअरशिप डेटा उठाना है। यहां पर क्वार्टर वाइज पैटर्न नहीं चलेगा, यहां पर ईयर वाइज चलेगा। तो अभी आप सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए वैल्यू अपॉर्चनमेंट जब भी करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी महीना चल रहा है जनवरी 2024, जनवरी 2024 में मेरे को कोई ऐड करवाना है, इसके लिए मैं डेटा उठाऊंगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो मेरे को ऐड करवाना है अगर फेब 24 में, तो मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर उठाऊंगा 22-23, उसका लास्ट क्वार्टर कौन सा रहेगा? जनवरी टू मार्च 2023। इसमें कितने इंटरनेट सब्सक्राइबर थे?
ठीक है, इसमें पूरे क्वार्टर का उठाया जा रहा है। पिछले में क्या था, एक वीक का आपने डेटा उठाया था, एक वीक का। इसमें आप कितने पीरियड का डेटा उठा रहे हो, क्वार्टर का। उसमें था लास्ट वीक, इसमें लास्ट क्वार्टर। उसमें था क्वार्टर में भी जो पिछला क्वार्टर है उसका लास्ट वीक। इसमें बोल रहे पिछले साल का लास्ट क्वार्टर, उसका लास्ट वीक नहीं। ठीक है, फिर भी आगे सेकंड स्टेप को अप्लाई करने में दिक्कत आए। रीजन ये भी गवर्नमेंट इंटरनेट सर्विस के लिए भी, मान लो गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में 22 सर्विस स्टेशन बनाए हैं, 22 सर्विस स्टेशन बनाए हैं इंटरनेट सर्विस के लिए। ये जो डेटा होगा ट्राई का, वो सर्विस स्टेशन के हिसाब से बना होगा। ठीक है, तो फिर उसमें झमेला हो सकता है स्टेट्स का। हो सकता है कि एक सर्विस स्टेशन के तहत आपके 2 स्टेट आ रहे हों। सर्विस स्टेशन एक है, उसमें वो 2 स्टेट्स को कवर कर रहा है। तो जब सर्विस स्टेशन पे डेटा बांट दोगे, 22 सर्विस स्टेशन में पहले फर्स्ट स्टेप में आप डेटा बांट दो, लेकिन एक सर्विस स्टेशन 2 स्टेट को कवर कर रहा है अगर, तो फिर आगे सेकंड स्टेप में उन 2 पर्टिकुलर स्टेट्स में वैल्यू अपॉर्शनमेंट करने के लिए आप पॉपुलेशन का डेटा उठाओगे। पॉपुलेशन का डेटा कौन सा उठाओगे, लेटेस्ट सेंसस जो पब्लिश हो रखा है पॉपुलेशन का, उस स्टेट का रेशियो, उस स्टेट की पॉपुलेशन का रेशियो, उसमें वैल्यू अपॉर्शनमेंट कर दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा, आपको पढ़ना है। फिर एडवर्टाइजमेंट अगर एसएमएस के थ्रू हो रहा है तो मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है, ईच स्टेट में नंबर ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स कितने देखेंगे। अब यहां पे भी दिक्कत आएगी टेलीकॉम सर्कल की। अब टेलीकॉम सर्कल में आपके एक मुद्दा आएगा जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, अभी। महाराष्ट्र का टेलीकॉम सर्कल एक, और नहीं, महाराष्ट्र में मुंबई के लिए टेलीकॉम सर्कल अलग बना हुआ है, और महाराष्ट्र के अंदर अदर देन मुंबई के लिए अलग टेलीकॉम सर्कल बना हुआ है। मतलब एक स्टेट के अंदर 2 सर्कल बने हुए हैं। एक स्टेट के अंदर आपके 2 सर्कल बने हुए हैं, स्टेट एक है, सर्कल 2 है। सपोज आप क्या करोगे, ये जो डेटा पब्लिश हुआ है ये सर्कल के हिसाब से हुआ है, आपने सर्कल को वैल्यू असाइन कर दी, तो क्या आप इन दोनों की वैल्यू जोड़ोगे तब आपके इस स्टेट की वैल्यू आएगी। डेटा पब्लिश सर्कल वाइज हो रखा है, गवर्नमेंट ने तो एक स्टेट को 2 सर्कल में बांट दिया। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, ये आपका महाराष्ट्र, और ये मुंबई, और ये महाराष्ट्र में ही मुंबई के अलावा अदर्स। तो आपको वैल्यू तो किसकी चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट की। अब जब आप सर्कल के हिसाब से वैल्यू अपॉर्शनमेंट करोगे तो 2 सर्कल एक स्टेट में फॉल कर रहे हैं, तो आपको इन दोनों की वैल्यू जोड़ोगे तब स्टेट की वैल्यू आएगी। बात समझे या नहीं? ठीक है, चलिए यहां पे भी वही है, 2 स्टेट्स का आ गया। अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ झमेला हो, सेकेंड स्टेप के लिए फिर पॉपुलेशन रेशियो देखोगे। ठीक है, चलिए एडवर्टाइजमेंट वाला थोड़ा
डिफिकल्ट है ये जो बाद वाले पार्ट्स हैं। चलिए अब इसमें देखिए एक खास बात ये दे रखी है, पेज नंबर 169 पर हमने जो एसएमएस के थ्रू एडवर्टाइजमेंट समझा, इसमें अगर अब इसको बोले सक्सीडिंग क्वार्टर में ऐड हो रहा है, एसएमएस के थ्रू ऐड करना है फरवरी 2024 में, ठीक है, तो प्रीवियस क्वार्टर उठाएंगे। प्रीवियस क्वार्टर कौन सा रहेगा फिर? अक्टूबर 23 से दिसंबर 23। उसमें जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर थे, मतलब इस पूरे क्वार्टर में जितने भी टेलीकॉम सब्सक्राइबर थे उस वो डेटा उठाना है आपको। यहां पर तो ऊपर क्या बोला था, लास्ट वीक, यहां पर क्या आ गया, पूरा क्वार्टर ही आ गया, उसके नंबर ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स का फिगर लेना है। चलिए अब एक सर्कुलर बाकी है, वो करते हैं। अब ऐड देने के कई तरीके, ये जो क्लैरिफिकेशन है ये आपके स्टडी मटेरियल में भी नहीं है, और इंस्टीट्यूट ने अब भी रिसेंट अमेंडमेंट की एक बुकलेट निकाली है, उसमें है, तो मैंने इसमें कवर कर दिया आपके अभी। मतलब ये बिल्कुल ही लेटेस्ट बात हो रही है, लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन है, ये अगेन एडवर्टाइजमेंट सर्विस को लेकर है। हमने जो बात की थी होर्डिंग, और होर्डिंग के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। होर्डिंग एक तरीके से इमूवेबल स्ट्रक्चर हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के बाहर का पोर्शन, वहां पर एक कंपनी ने आपको अप्रोच किया कि हमें अपने कंपनी का होर्डिंग लगाना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन को आप किस में कवर करोगे? अगर इस होर्डिंग स्ट्रक्चर को आप इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हो तो फिर आपका ये मामला गवर्न होगा सेक्शन 12 सबसेक्शन 3A से। मतलब क्या, अगर ये होर्डिंग आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस हो गया, तो जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो माना जाएगा पीओएस, वो माना जाएगा पीओएस। हम पढ़ चुके हैं 12(3)A, उसमें हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज समझी थी, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर वगैरह की सर्विस, और उसमें पीओएस क्या माना जाता है? जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। ये पढ़ चुके हैं हम, ये जस्ट रिपीटेशन है इधर, ये मैंने इधर प्रोविजन लिख दिया है 12(3)A का। अब ये जो सर्विस है होर्डिंग के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इसमें बेसिकली काम क्या हो रहा है वो समझते हैं। इसमें एक पर्सन अपने स्पेस को सेल कर रहा है ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो स्पेस है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट ग्रांट कर रहा है, तो इसे 12(3)A से गवर्ड माना जाएगा। और 12(3)A क्या बोलता है? जहां पर आपकी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो पीओएस माना जाएगा, ठीक है। अब ऐड देने का एक और तरीका है, कई लोग वेंडर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी रोड पर कुछ लोकेशंस हैं जहां पर होर्डिंग्स पब्लिश हो सकता है, होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। मैं वेंडर हूं, मैं जाके वो स्पेस खरीद लूं और फिर लोगों को कांटेक्ट करूं, आपको ऐड करवाना है क्या? मैं मीडिएटर हूं, मैं वहां पर आपका ऐड पब्लिश करा सकता हूं, होर्डिंग लगवा सकता हूं, ठीक है। अब मैं वेंडर हो गया, मैं वेंडर हूं, मैंने स्पेस ऑलरेडी परचेस कर लिया है। अब मेरा जो कस्टमर है, क्या मैं उसको स्पेस दे रहा हूं? नहीं, स्पेस मैं उसको नहीं दे रहा हूं, मैं उसको प्योरली एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहा हूं,
ठीक है। और एडवर्टाइजिंग सर्विस टू गवर्नमेंट के लिए सेक्शन बना हुआ है, लेकिन एडवर्टाइजिंग सर्विस टू अदर्स के लिए नहीं बना हुआ है स्पेसिफिक रूल। बात समझे? और ये किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब इस बात को ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऑनर है, वो एक वेंडर को अपना स्पेस दे रहा है, ठीक है, अपना स्पेस दे रहा है होर्डिंग लगाने के लिए। तो क्या ये मामला गवर्न हो जाएगा? एक तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस हो गई, तो ये मामला तो 12(3)(a) वाला हो जाएगा। लेकिन जब वो वेंडर आगे किसी दूसरे पर्सन के लिए अपने कस्टमर को एडवर्टाइजिंग सर्विस देता है कि जो स्पेस मेरा खरीदा हुआ है होर्डिंग लगाने के लिए, मैं वहां पर आपका होर्डिंग लगाऊंगा, तो ये एक तरीके से जस्ट लाइक मीडिएटर हो गया, ठीक है। ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑनर से ऑलरेडी स्पेस ले चुका है, ये आगे जब अपने इस कस्टमर को सर्विस दे रहा है, क्या इस सर्विस पर 12(a)(3) लगेगा, 12(3)(a) लगेगा और पीओएस इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन हो जाएगा क्या? नहीं, यहां पर डिफॉल्ट प्रोविजन लगेगा, यहां पर आपके लग जाएगा 12(1) या 2 में, अगर वो अनरजिस्टर्ड है। समझे बात? इतनी जो बात लिखी हुई है उसमें यही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो दूसरा वाला मैटर, वेंडर वाला, देयर में भी ये सब एडवर्टाइजिंग के अलग अलग पैटर्न है। There may be another case where advertising agency wants to display advertisement on hoarding billboard at a specific location, availing the services of a vendor. तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी कस्टमर हो गई, वो वेंडर को अप्रोच कर रही है कि हमें ऐड करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द होर्डिंग बिलबोर्ड लाइज विथ वेंडर, यहां पर होल्डिंग को अरेंज करने की फैसिलिटी वेंडर देगा। एंड या ऐसा भी हो सकता है हु मे हिमसेल्फ ओन सच स्ट्रक्चर और मे बी टेकिंग ऑन रेंट, हो सकता है इस वेंडर ने ये स्पेस इसका खुद का हो या इसने किराया पर लिया, ठीक है, और ये दूसरे पर्सन को राइट टू यूज दे रहा है। तो उस केस में वो सेल ऑफ स्पेस नहीं कर रहा है, सेल ऑफ स्पेस नहीं कर रहा है। अगर सेल ऑफ स्पेस कर रहा होता तो 12(3)(a) लगता, इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन माना जाता पीओएस। अब इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(3)(a) से गवर्न नहीं होगा, और इस केस में ये गवर्न होगा सेक्शन 12(2) से। 12(2) क्या बोलता है? नहीं, 12(1) बोलता है B2B, 12(1) बोलता है B2B है तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन। 12(2) बोलता है B2C, उसमें दो बातें, अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो LOR, अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो LOS, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर कस्टमर गवर्नमेंट हुआ तो फिर वो गवर्नमेंट वाला 12(11) काम आएगा। अगर ये कस्टमर गवर्नमेंट हुआ यहाँ पर तो 12(14) काम आएगा, 12(14). अब एक मेन बड़ी बात तो बोली नहीं, मेरे को एक बात बताओ, सीए सर्विस, सीए की ऑडिट सर्विस या कोई भी सर्विस क्या स्पेसिफिक सर्विस है जो यहाँ सेक्शन 12 में कहीं बोल रखी थी क्या? बताओ, सीए की सर्विस किससे गवर्न होगी? सीए की सर्विस गवर्न होगी
12(1) और 12(2) से। रीजन वो स्पेसिफिक सर्विसेज नहीं है, ये सब हमने स्पेसिफिक सर्विस की लिस्ट पढ़ी, इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, तो सीए सर्विस पर सेक्शन 12(1) या 12(2) लगेगा, उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। चलिए इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म। कल करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर।